23 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी थीम है न्यू राजस्थान। आज हमारे साथ है दातारामगढ़ विधानसभा से दमदार नेत्री डॉक्टर रीटा सिंह जी। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी झलक। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रीटा सिंह, पूर्व जिला प्रमुख सीकर, विधानसभा क्षेत्र दातारामगढ़ सीकर। दातारामगढ़ में पूर्ण रूप से बहुत भारी समस्या हमारी पेयजल की है। यहाँ का वाटर लेवल भी बहुत लो है, इसलिए सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पेयजल को लेकर रहेगी। यहाँ पर भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला है और यहाँ पर चारों तरफ जो विकास कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर मुझे काम करना है। किसानों को लेकर काम करना है। यहाँ पे जो एजुकेशन है उसका स्तर को ऊंचा करना है और हमारे यहाँ पर जो रोजगार की जो समस्या है उसको लेकर भी मुझे आगे बढ़ना है। इसलिए यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रीटा जी, मेरा आपसे सबसे पहले सवाल यह है कि हालांकि आपकी पृष्ठभूमि राजनीतिक क्षेत्र से है, लेकिन फिर भी राजनीति के क्षेत्र में आने का विचार आपको कब और कैसे आया? सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें यहाँ बुलाया। राजनीति मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि मेरा राजनीतिक परिवार है और घर में ही राजनीति थी। 1995 में जब पंचायत राज का जो 3 टियर सिस्टम लागू हुआ था, उस समय महिलाओं को मौका मिला था। उस तहत जो हमारा क्षेत्र था दातारामगढ़, वहाँ से जो प्रधान की सीट थी वो महिला थी, इसलिए रिजर्वेशन के नाते मुझे वो मौका दिया गया था। तो 1995 से ही मैंने जो पहला कदम है इसमें राजनीति में रखा, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको पंचायती राज में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली वो सबसे पहला चुनाव था और क्योंकि और घर में राजनीति थी तो राजनीति की समझ मुझ में होने लगी थी। तो जो पहला चुनाव मैंने पंचायत समिति का लड़ा दातारामगढ़ से, प्रधान के लिए दावेदारी की, 2 वोटों से मैं रह गई थी उस समय। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ा एक्सपीरियंस था, पहली बार लड़ा था। तो एक नई चीज़, नई एक्सपीरियंस के तहत बहुत कुछ समझने को मिला। तो उस समय मुझे लगा कि अगर महिलाओं को मौका दिया गया है तो निश्चित, और अगर मैंने चुनाव लड़ा है तो निश्चित अब मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। वही सोच लेके मैं आगे बढ़ी फिर। बिल्कुल, आप जिला प्रमुख भी रही या सीकर से। जी। तो आप क्या कहती, पंचायती राज में तो बहुत पहले से ही आरक्षण है महिलाओं को 50%, लेकिन कहीं कहीं सीन देखने को मिलता है कि महिलाएं आगे होके खुद प्रतिनिधित्व नहीं कर रही, पुरुष करते हैं। तो आपने अपने क्षेत्र में इस तरीके को कैसे देखा, और फिर आपने जब ग्रामीण एरिया में काम किया तो वहाँ महिलाओं का रुझान कैसा था? क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से थी और मुझे मौका मिला चुनाव लड़ने का, और क्योंकि आरक्षण था तब मुझे मौका दिया गया। तो आरक्षण के तहत ही मैं भी पहले, मेरा जो पहला कदम था राजनीति में। तो आपको लगता है कि आरक्षण ने महिलाओं को बहुत मौके दिए? जी बिल्कुल, आरक्षण हुआ तभी मैं राजनीति में आई। जी। तो उसके बाद लगातार मेरा प्रयास जो रहा, क्योंकि उसके बाद भी दोबारा मैंने पंचायत समिति का लड़ा, फिर जिला परिषद का लड़ा। तो इस तरीके से पंचायत राज जो व्यवस्था थी उसके तहत मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया, रूट लेवल पे मैंने काम किया। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और महिलाएं, क्योंकि आरक्षण था इसलिए राजनीति में आई। अन्यथा सीकर ज़िला बहुत प्रोग्रेसिव ज़िला है वैसे, और जो हमारी महिलाएं हैं वहाँ, वो बेसिकली एडुकेटेड हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में काफ़ी उनकी हिस्सेदारी है। लेकिन राजनीति जब आती है तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ महिलाओं को आगे लाने की शुरुआत होनी चाहिए। बिकॉज वो ज़्यादातर जो मेरी बहनें सरपंच बनी या प्रधान बनी, या अभी भी घूंघट प्रथा, उस समय भी प्रथा थी। तो मेरा प्रयास ये था कि महिलाओं को एक तो घूंघट प्रथा से बाहर लाएं, उनकी जो शक्ति है, अधिकार है, उनको वो समझाएं। और वो जो 1995 में मैंने जो स्ट्रगल शुरू किया, संघर्ष शुरू किया, वो आज भी लगातार जारी है। मेरा जो संघर्ष है, मेरी जो लड़ाई है, वो महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए है। बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी आपको पार्टी का दायित्व भी है, आप महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्ष भी है। इसके तौर पे आप कैसे देखती हैं कि महिलाओं को जोड़ना और महिलाओं के लिए काम करना, उनका मनोबल बढ़ाना कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि महिलाएं पढ़ लिख तो लेती हैं, शिक्षित भी हो जाती हैं, क्योंकि मैंने एजुकेशन में भी काम किया, मैंने बहुत सारी बच्चियों को शिक्षा भी दी।
तो मैंने देखा कि क्लास 12 तक तो आप बच्चियों को पढ़ा लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ की जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं या पारिवारिक नॉर्म्स हैं उसके तहत बच्चियों की शादी की जाती है। जी। और उसके बाद वो बच्चियों पर फैसला होता है कि वो आगे पढ़े या ना पढ़े। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये। और उसके बाद बच्चियाँ क्योंकि मैं सीकर ज़िले से आती हूँ तो सीकर ज़िले में मैं समझती हूँ कि एक थोड़ी सी प्रोग्रेसिव वो ज़िला है, तो महिलाएं कुछ ना कुछ कर लेती हैं। लेकिन अभी भी समाज के तहत, क्योंकि समाज के दायरे बहुत कन्फाइंड है, परिवार के दायरे बहुत कन्फाइंड है, तो उस दायरे से निकल कर आगे बढ़ना, अपने लिए संघर्ष करना, महिलाओं के लिए संघर्ष करना और फिर एक सपोर्ट पाना परिवार का और सोसाइटी का, वो बहुत डिफिकल्ट है इन अ स्टेट लाइक बिल्कुल। राजस्थान। मैं कहना चाहती हूँ कि राजनीति के क्षेत्र में जो आप संगठन से महिलाओं को जोड़ रही है उसमें महिलाओं का आप रिएक्शन कैसे देखती हैं? ये भी एक क्या महिलाओं का इतना इंटरेस्ट है राजनीति के क्षेत्र में आने का, या फिर वो विचारधारा देखती है? सवाल यह है कि महिला जब राजनीति के क्षेत्र में आना चाहती है तो वो क्या देख के आए? क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो डिफरेंट था, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि मेरे लिए बहुत इजी है जी। राजनीति में आना या संगठन के लिए काम करना। लेकिन जो मेरी बहनें हैं उनके लिए एक ये डबल स्ट्रगल हो जाता है। जब मुझे ही इतना संघर्ष करना पड़ रहा है अपना फुटिंग जमाने में, तो जो मेरी बहनें हैं उनके लिए तो और भी बड़ा ये संघर्ष रह जाता है। लेकिन बहुत सारी मैंने देखी महिलाएं जो हैं, मेरी बहनें जो है वो बहुत डिटर्मिन्ड है, ये मैंने जी। देखा है। तो वो डिटर्मिनेशन ही आपको आगे ले जाती है। तो हालांकि जैसे कि मैंने कहा, सोसाइटल नॉर्म्स, पारिवारिक नॉर्म्स, ये इतने वो दायरे में वो उलझी रहती हैं कि इससे निकलना वही महिलाएं निकल पाती हैं जो एक्चुअली डिटर्मिन्ड है। बिल्कुल, आपने कहा आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो आपके पास महिलाओं के लिए क्या विज़न है जिससे महिलाएं एक कंफर्ट जोन से आपके साथ जुड़े और उनको एक मोटिवेशन मिले राजनीति में आगे बढ़ने का? जैसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि महिला एक शक्ति है और वो शक्ति वो महिला भूल चुकी है। क्यों? जी। क्योंकि उसको ये भुला दिया गया है, ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आप शक्तिमान नहीं हो, शक्तिशाली नहीं हो। तो ये सोसाइटी ने किया है, ये आपके जो जो परिवार के जो दायरे हैं उसने किया है। लेकिन जब एक महिला पढ़ लिख लेती है और आगे बढ़ जाती है, उसके बाद भी कहीं बहुत जगह ये देखने को मिलता है कि वो कदम नहीं उठा पाती। तो एक माइंडसेट सा जो बन चुका है महिलाओं के प्रति, महिलाओं के ड्यूटीज़ के प्रति, एक जैसे महिला, मैं समझती हूँ कि अगर वो घर चला सकती है, बच्चों को पाल सकती है और भी अन्य जो कार्य कार्य है वो कर सकती है, तो वो देश के जो पॉलिसीज़ है वो क्यों नहीं बना सकती। वो शी इज़ केपेबल, वो केपेबल है, लेकिन उसको वो शक्ति जो उसको ईश्वर ने दी है जी। वो भुला दिया गया है। तो वी हैव टू इन्वोक दैट शक्ति। वो शक्ति जो है महिलाओं में, उसको इन्वोक करना होगा। तो इसलिए लीडर्स, महिलाएं लीडर्स होना बहुत ज़रूरी। जैसे आपका जो पिछले दिनों कॉन्क्लेव था, उसमें आपने बहुत ही ऐसे जी। वरिष्ठ महिला नेत्री को बुलाया था एंड दे इंस्पायर्ड अस। उन्होंने मुझे, हम सबको इंस्पायर किया। तो ऐसे इंस्पिरेशनल लीडर्स अगर हम क्रिएट करें अपने समाज में, अपने देश में, तो आई एम श्योर महिलाएं उच्च जो उच्च पद है वहां उन तक तक पहुंच जाएगी। सकती है। बिल्कुल, आपने सही जिक्र किया। हमने जो वुमेन असेंबली कार्यक्रम किया था उसमें प्रभा ठाकुर जी, जसकौर मीना जी, उन्होंने अपने अनुभव शेयर करे। तो आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल महिलाओं की राजनीति में जो नेत्रियां हैं उनके अनुभव जो न्यू कमर्स महिलाएं आ रही हैं उनको सुनने चाहिए और सीखने से वो आगे बढ़ पाएंगी? जी बिल्कुल। क्योंकि वो इंस्पायर करती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो भी उस दायरे से नहीं निकली हो, दे हैव ऑल्सो कम आउट फ्रॉम दैट स्ट्रगल। वो जहाँ पहुँची हैं तो वो निश्चित है कि उनके रास्ते में भी बहुत सारी स्ट्रगल्स थी। लेकिन जब हम उनको सुनते हैं और इंस्पायर होते हैं तो निश्चित हम अपने जीवन में वो चीज़ लागू कर सकते हैं। तो इंस्पिरेशनल लीडर्स को डेवलप करना हमारे कंट्री में बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो बोलबाला है करप्शन का, एक दिमक की तरह हमारे देश को खा रहा है। तो महिलाएं जो हैं वो देश को बहुत अच्छी तरह से चला सकती हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि 0.0 करप्शन महिलाएं करती होंगी। तो जी। इसलिए बहुत बेहतर अगर लीडर्स हमें क्रिएट करने हैं तो महिलाओं के हाथ में कमान देना ही होगा। निश्चित तौर पे आपने भ्रष्टाचार की बात करी। हम लोग रोज दो चार होते हैं भ्रष्टाचार से। आपको लगता है कि एक विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त बनाई जा सकती है?
मेरा तो सपना यही है कि मैं एक विधानसभा ऐसी देखूं, एक पार्टी ऐसी देखूं जिसमें महिलाएं ही महिला हूं। बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए, लेकिन क्योंकि अब सोसाइटी है और जी। दोनों पहिए चलते रहने चाहिए, तो 50% जो महिलाएं हैं वो इस देश के निर्माण में अपना वोट देती हैं, और उसी हिसाब से अब 33% के अनुसार हमें भागीदारी मिलने जा रही है। तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन अभी कल परसों मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो हमारा देश है, अभी भी 149 इयर्स और 149 इयर्स और लगेंगे हमें महिलाओं को उस स्तर पर लाने के लिए। तो ये तो बहुत लंबा समय है, और ये 21वीं सदी है, और अभी हम नहीं जागे, महिलाओं को नहीं जगाया या महिलाओं को मौका नहीं दिया। तो 149 इयर्स के बाद महिलाएं जागेंगी या सक्षम होंगी, तो ये तो मेरे समझ के बहुत बाहर है। बिल्कुल। हाँ जी। हर विधानसभा की कुछ ना कुछ समस्याएं होती है, आपकी विधानसभा की 3 मुख्य समस्याएं कौन सी हैं? जी, सबसे बड़ी समस्या तो पेयजल की है। डाक जोन में दातारामगढ़ ऑलमोस्ट चला गया है। और रोजगार की है। एक एजुकेशन की है, क्योंकि वहाँ पर हमारी बच्चियों के लिए सिर्फ एक महाविद्यालय सैंक्शन हुआ है इस 5 साल में। तो एजुकेशन की वहाँ पर महिलाओं को, और एक मुझे लगता है कि जिसमें हम हमारे क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी वहाँ हैं। तो एक स्टेडियम की हमारी बहुत बड़ी कमी है, तो खेलों के प्रति भी वहाँ बहुत रुझान है सीकर ज़िले में। जी। तो इस तरीके की बहुत समस्याएं हैं जिस पे ज़रूर गौर किया जाना चाहिए। आप निश्चित तौर पे चुनाव तो लड़ने जा ही रही हैं, आपके विधानसभा से हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके साथ आप फोकस कर रही हैं अपने एरिया में? फर्स्ट मेरा जैसे कहा पेयजल की है, क्योंकि आधा से जो पोर्शन है दातारामगढ़ का, जो जी। साउथ बेल्ट है, वो ऑल इट्स डार्क जोन, ऑलमोस्ट डार्क जोन में आ गया है। तो एक पेयजल की समस्या को हमें वहाँ पर मजबूत करना है, और किस तरीके से हम ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सके, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और दूसरा है रोजगार को लेके, क्योंकि दातारामगढ़ काफ़ी दूर है हेडक्वार्टर्स से। तो जो बच्चे हैं या युवा हैं, वो इस तरीके के वहाँ से नहीं आ जा सकते इतने। तो एक रोज़गार का एक बहुत बड़ा हब या स्किल डेवलपमेंट जिससे हम कहते हैं, वो करने की वहाँ आवश्यकता है। और महिलाओं के लिए मेरा एक विजन है, और जी। मेरे साथ एक बच्ची भी आई है, वो कराटे वगैरह सिखाती हैं बच्चों को। तो मेरा एक विजन है कि महिलाओं के लिए स्पेशली वहाँ पे एक एकेडमी खोला जाए, जिसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियाँ हैं वो खेलों में और अन्य उनके जो इंटरेस्ट है जी। स्किल डेवलपमेंट में, कुछ भी उनका जो क्रिएटिवनेस में, वो वहाँ पर वो सीख के आगे बढ़े। तो ये कुछ चीज़ें मेरे अभी जहन में हैं। तो अगर मुझे मौका मिलता है इस बार 2023 में, तो निश्चित मैं इन पे फोकस करके दातारामगढ़ के लिए कुछ करना चाहूँगी। बिल्कुल, आपका विज़न बहुत बढ़िया है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या जो आप जैसे हम लोग बातों का ज़िक्र कर रहे हैं अभी बुनियादी चीज़ें, पानी, सड़क, बिजली, 5 साल एक विधायक के लिए काफ़ी नहीं होते? या फिर आपको लगता है इच्छा शक्ति की कमी होती है? क्यों विकास 5 साल में नहीं हो पाता? ये तो मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। पॉलिटिकल विल जब तक एक लीडर में नहीं होगा, एक जनप्रतिनिधि में नहीं होगा, तो आप कितने विधायक बन जाइए, आप कितने कुछ बन जाइए, वो विकास असंभव सा है। एक पॉलिटिकल विल जनरेट करना वो अपनी इच्छा शक्ति है कि किस तरीके से आप करना चाहते हैं। एंड पॉलिटिक इज अ वर्ड जिसमें सेवा, सबसे पहले सेवा आता है। तो वो सेवा का भाव ही अगर नहीं होगा, एक पॉलिटिकल विल आपके जहन में नहीं होगा, तो आप कितने बार भी कितने भी पद पे चले जाइए, वो विकास संभव नहीं हो सकता। तो एक ये इच्छा शक्ति जो है, मैंने देखा है बहुत सारे लीडर्स में नहीं है। तो इसलिए ये विकास जो है, करप्शन बढ़ता है, विकास नहीं होता है, और जो सफ़र करते हैं वो जनता सफ़र निश्चित तौर करती पे है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया।